स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो मैं आपको इसमें पढ़ा रहा हूँ बेसिक जीएस थ्रू एनसीईआरटी, जिसमें मैं आपको ज्योग्राफी और हिस्ट्री की क्लासेस पढ़ा रहा हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी में यानी भूगोल में चैप्टर 9 पढ़ेंगे, रेगिस्तान में जीवन। क्लास 7 का आखिरी चैप्टर है। इसके बाद आपका जो क्लास 8 है उसकी बुक शुरू हो जाएगी। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, अगर आप आगे किसी भी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे एसएससी हो, एनडीए हो, आईएएस पीसीएस जैसी बड़ी मतलब तैयारी हो, अगर आप आगे तैयारी करना ही चाहते हैं, एम है आपका, तो एनसीईआरटी से एक बार ज़रूर आप गो थ्रू हो जाइए। मतलब एनसीईआरटी हर कोई आपको कहेगा पढ़ने के लिए। जिससे भी आप पूछेंगे कि सर हमें आईएएस पीसीएस करना है आगे, तो कौन सी किताबें पढ़ें, तो सबसे पहले वो आपको यही बताएगा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी की किताबें पढ़ लीजिए। ओके, तो ज़रूर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन। रेगिस्तान में जीवन, अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे, पशुओं एवं मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है। ओके, अध्याय 5 में आपने पढ़ा कि जो पेड़ पौधे हैं, मनुष्य हैं या पशु हैं, भाई उनके लिए जीवन संभव है। क्यों? क्योंकि जल की उपलब्धता है। अगर जल ही नहीं रहेगा तो जीवन नहीं रहेगा। जहाँ पीने के लिए जल ना हो, मवेशियों को चरने के लिए घास ना हो एवं फसलों के उगने के लिए जल ना हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन जीना कठिन हो जाता है। ये किसकी ओर संकेत कर रहा है? आपको रेगिस्तान की ओर संकेत कर रहा है। मरुस्थल यानी कि जहाँ पर कोई जल ना हो पीने के लिए, चरने के लिए कोई घास ही ना वहाँ पर हो और कोई फसल ही ना उग रही हो, तो भाई वो कौन सा स्थान हो सकता है? श्योर है कि वो रेगिस्तान, मरुस्थल ही होगा। फिर है, आज हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहां लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। मतलब कुछ ऐसे प्रदेश हैं विश्व में, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जीवन जीना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी वहां के लोग ढल चुके हैं, उस वातावरण में जीवन जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म हैं, कुछ तो बर्फ़ की तरह ठंडे हैं। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान होता है। चरम मतलब बहुत ज़्यादा तापमान। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म एवं ठंडे हो सकते हैं। इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहाँ कृषि के लिए बस जाते हैं। अब देखिए, यहाँ एक चीज़ उसने आपको समझा दी कि भाई जब हम रेगिस्तान का नाम लेते हैं, मरुस्थल का नाम लेते हैं, तो आपके दिमाग में एक इमेज बनती है कि वो प्रदेश बहुत गर्म होगा। मतलब गर्म वाला जो इमेज है वो बन जाता है आपके दिमाग में। जैसे ही कोई रेगिस्तान नाम लेता है, बालू छप जाता है आपके दिमाग में, रेत छप जाती है। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्म ही रेगिस्तान होता है। रेगिस्तान ठंडा भी होता है। मतलब जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ जमी हो, कोई चीज़ वहाँ पर ना उगती हो, कोई फसल ना होती हो, कोई पेड़ ना हो, तो रेगिस्तान ठंडे भी होते हैं, गर्म भी होते हैं। अभी एग्जाम्पल यहाँ पर बताएंगे हम लोग, यहाँ पर दिया भी है। पहले यहाँ पर रेगिस्तान की परिभाषा दी है। यह एक शुष्क प्रदेश है। शुष्क मतलब जहाँ पर वर्षा ना होती हो, जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च एवं निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति हैं। अब इसकी विशेषताएं क्या है रेगिस्तान की? कोई पूछे रेगिस्तान की विशेषता क्या है, तो आप कह दीजिए विरल वनस्पति होती है। मतलब वनस्पतियां बहुत कम होती हैं, ना के बराबर होती हैं। विरल मतलब ना के बराबर। तापमान या तो बहुत निम्न होता है या बहुत उच्च होता है। ओके, ये सब क्या है? रेगिस्तान की विशेषताएं हैं। अब यहाँ पर आपसे बात कर रहा है गर्म रेगिस्तान की सबसे पहले उसने। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, 1 मिनट, इसको मैं ऊपर लेकर जाता हूँ। हाँ, यहाँ पर देखिए एक रेगिस्तान है, यह है सहारा रेगिस्तान, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और ये कैसा रेगिस्तान है, कैसा मरुस्थल है? गर्म। ओके, गर्म रेगिस्तान है। विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का पता लगाएं। तो सहारा का रेगिस्तान यानी सहारा मरुस्थल कहाँ फैला है? अफ्रीका के उत्तरी भाग में। ओके, अफ्रीका जो महाद्वीप है उसके उत्तर में। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। लगभग 84 लाख वर्ग किलोमीटर आप बोल सकते हैं इसको। ओके, 84 लाख किलोमीटर इसको आप बोल सकते हैं। आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है
ओके, आप सोच लीजिए, सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। और ये 11 देश कौन कौन से, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है भाई कि कौन सा देश सहारा मरुस्थल से सीमा नहीं बनाता है, तो 3 सीमा बनाने वाला दे देगा, 1 दे देगा जो सीमा नहीं बनाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पर है अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मौरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, पश्चिमी सहारा। ये ऐसे 11 देश हैं जो सहारा रेगिस्तान से सीमा बनाते हैं, मतलब सहारा रेगिस्तान के आसपास स्थित हैं, सीमा टच करती है। तो 11 देश हैं, नाम भी दिया है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि भाई कितना बड़ा होगा सहारा मरुस्थल। सोचिए, जब भारत का क्षेत्रफल 3.2 लाख है, मतलब 3 लाख मान लीजिए भारत का क्षेत्रफल, ये 3.2 लाख नहीं होगा, ये गलत लिखा हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेक है और मैंने गलत बोल भी दिया। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा है, 32 लाख होगा। ओके, सॉरी, यहाँ पर करेक्ट कर लीजिए, 3.2 लाख वो लिख रहा है, इसका मतलब 3,20,000, ये थोड़ा वो सही नहीं लिख रहा है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ओके, भारत का क्षेत्रफल 32 लाख, और ये जो है ये 84 लाख होगा, 84 लाख वर्ग किलोमीटर। तो आप सोच सकते हैं लगभग दुगुना से ज़्यादा, यानी भारत जितना बड़ा है उससे दुगुना से ज़्यादा बड़ा सहारा मरुस्थल है। अब आप सोच सकते हैं कितना बड़ा मरुस्थल होगा, तो इसको आप सही कर लीजिए, ये मुझे स्पष्ट सही लग नहीं रहा, 32 लिखा नहीं, 3.2 लाख लिखा है। चलिए ठीक है, जो भी होगा, आप ये जानिए 32 लाख है भारत का क्षेत्रफल लगभग। सहारा रेगिस्तान 11 देशों हमने पढ़ा ही दिया। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है। ओके, जैसे मैंने शुरू में बताया कि जब आप रेगिस्तान का नाम लेता है कोई, तो आपके दिमाग में क्या इमेज बनता है, रेत, बालू। परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ नहीं, वरन वहाँ बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर 25 मीटर से भी अधिक हैं। जो सहारा मरुस्थल है वहाँ पर ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बालू है या रेत है, वो ठोस है, ठोस चट्टान वहाँ पर स्थित है। ओके, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये यहाँ पर देशों का नाम भी उसने दिया है, और मरुस्थल ये है सहारा मरुस्थल, अफ्रीका का उत्तरी भाग। यहाँ पर उसने देश का नाम दे दिया है अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, सूडान, चाड, नाइजर, माली, मौरितानिया, पश्चिमी सहारा, मतलब ये सारे कंट्रीज़ के नाम हैं। फिर यहाँ एरिट्रिया एक देश है, सोमाली, गणराज्य। ओके, और ये जो थोड़ा सा पीले कलर का क्षेत्र है ये मरुस्थल है। ओके, कर्क रेखा भी यहाँ से गुजरती है, आप देख सकते हैं, ऐसे भूमध्य रेखा है। इसके आप पूरब में देखेंगे तो हिंद महासागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, ये है मेडागास्कर द्वीप है। फिर यहाँ पर पूछा है क्या आप जानते हैं, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ, मगर पाए जाते थे। ओके, हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु, बकरियाँ सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन इसे बहुत गर्म और शुष्क प्रदेश में बदल दिया। तो ये जो सहारा मरुस्थल है जहाँ आज बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, कहा जाता है यहाँ पर पहले बहुत सारी नदियाँ थीं, बहुत सारे मतलब हरे भरे क्षेत्र थे, जंगल थे, और धीरे धीरे क्या हुआ कि जलवायु परिवर्तन हुआ और धीरे धीरे स्थान बहुत गर्म हो गया, शुष्क हो गया। पहले यहाँ पर बहुत सारे जानवर पाए जाते थे, शेर, बाघ, हाथी, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़। ओके, और नदियों में मगरमच्छ भी पाए जाते थे, लेकिन आज स्थिति एकदम अलग है। वही चीज़ आपसे बता रहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसा हुआ है। फिर यहाँ एक चीज़ और दिया है, क्या आप जानते हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं हम लोग। सहारा के अल्जीरिया क्षेत्र, सॉरी अल अजीजिया क्षेत्र, जो कि ट्रिपोली, लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ओके, तो 1922 में अगर हम देखें तो सर्वाधिक तापमान कहाँ दर्ज किया गया है, 57.7 डिग्री सेल्सियस, सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र, अल अजीजिया। अब यहाँ की जलवायु के बारे में पढ़ लेते हैं कि भाई सहारा मरुस्थल है जो यहाँ की जलवायु कैसी है।
तो सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है, आप सभी लोग जानते हैं। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है, मतलब वर्षा होती है लेकिन बहुत कम, ओके, और अल्पकाल के लिए। यहाँ आकाश बादल रहित होता है एवं निर्मल होता है, मतलब आकाश जो है हमेशा साफ स्वच्छ रहता है, नमी नहीं होती। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है, मतलब नमी जितनी संचित नहीं होती उससे ज़्यादा वो तुरंत वाष्पित हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती है। इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है, रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं, तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा तापांतर है सहारा मरुस्थल का, सहारा रेगिस्तान का। दिन में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, और अगर रात में बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, मतलब रात में बहुत भयंकर ठंडी होती है। तो सोच सकते हैं कोई सहारा रेगिस्तान के आसपास कैसे रह रहा होगा, अगर कोई रह रहा होगा तो मतलब उसकी स्थिति कैसी होगी। अब भाई वो ढल चुका होगा उस वातावरण में तो रह लेगा, लेकिन आम आदमी के लिए वहाँ पर रहना संभव नहीं है। वनस्पतियों के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। वनस्पति जात और प्राणी जात, मतलब कौन कौन सी वनस्पतियाँ, कौन कौन से जानवर वहाँ पाए जाते हैं। तो सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेसिया पाए जाते हैं। कौन कौन से पेड़? कैक्टस, खजूर के पेड़, एकेसिया, ऐसे पेड़ मतलब जिनको पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुद्यान खजूर के पेड़ों से घिरे हरिद्वीप भी पाए जाते हैं। ये देखिए मरुद्यान है, ओके, यहाँ पर खजूर के पेड़ लगे हुए हैं, देख सकते हैं मरुस्थल, बहुत ही प्यारा दृश्य है। वैज्ञानिकों को यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं। अभी इसको हम लोग पढ़ते हैं, पहले देख लेते हैं यहाँ कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं। ऊँट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की कई प्रजातियाँ, छिपकलियाँ भी यहाँ पाई जाती हैं। और मैंने आपको पौधों में बता ही दिया, कैक्टस, खजूर के पेड़, एकेसिया और कुछ मरुद्यान खजूर के पेड़ भी पाए जाते हैं। फिर यहाँ पर कह रहा है कि वैज्ञानिकों को यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं। तो भाई मछलियों के कंकाल अगर सहारा रेगिस्तान में मिले हैं तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पहले नदी थी, समुद्र था, आज नहीं है, तभी तो वहाँ पर कंकाल मिले हैं मछलियों के, ओके। अब लोगों के बारे में देख लेते हैं थोड़ा बहुत, यहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा होता है। सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं, जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन, ओके, बेदुइन, तुआरेग भी शामिल हैं। ये वहाँ के लोग हैं, निवासी हैं, ओके। चलवासी जनजाति वाले लोग, ये लोग बकरी, भेड़, ऊँट, घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। तो ये जो जनजाति के लोग हैं बेदुइन और तुआरेग, ये भेड़, बकरी, ऊँट, घोड़े इसी को अपना मतलब पालन पोषण करते हैं इसी का, और इसी से अपना जीवन यापन करते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है, इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं, तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए होता है। धूल भरी आंधियाँ एवं गर्म वायु से बचने के लिए लोग भारी वस्त्र पहनते हैं, यानी ठंडी जब होती है रात में तो जानवरों की खाल से बने कपड़े पहन लेते हैं, खाल को ओढ़ लेते हैं साफ सुथरा करके, ओके। या फिर जानवरों के बालों से कुछ कपड़े बनाते हैं। सहारा में मरुद्यान एवं मिस्र में नील नदी घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। ये जो मरुद्यान होते हैं यहाँ पर थोड़ी सी जलवायु अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ पेड़ लगे होते हैं, और जैसे नील नदी घाटी, तो यहाँ कुछ लोग निवास कर सकते हैं। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाए जाने वाले कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं, ओके। मिस्र में एक कपास उगाई जाती है जो कि पूरे विश्व में उसकी डिमांड है। फिर है तेल की खोज, संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिज में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज, यूरेनियम शामिल है। तो इस क्षेत्र में बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज, यूरेनियम, और तेल की खदानें भी पाई जाती हैं, ओके, मतलब खाने आप कह सकते हैं, कुएँ पाए जाते हैं, जैसे अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र में, ये अफ्रीका के देश हैं, तो यहाँ पर तेल के कुएँ पाए जाते हैं, तेल निकाला जाता है।
सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों में ऊंचे कांच की खिड़की वाले भवन, ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊँटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। तुआरेग मैंने बताया था जनजाति, इस जनजाति के लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहाँ वे तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढ रहे हैं। मतलब ये जो तुआरेग लोग होते हैं, जैसे कोई सहारा मरुस्थल में घूमने गया पर्यटन के तौर पर, तो उनको मतलब गाइड करते हैं ना, मार्गदर्शक दिखाते हैं, फिर थोड़ा बहुत पैसा लेते हैं। और अब इन क्षेत्रों में भी काफ़ी परिवर्तन हो रहा है। लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं, ऊँटों के स्थान पर ट्रकों का इस्तेमाल किया जा रहा है और जो सड़कें हैं वो भी बन रही हैं। फिर यहाँ है, क्या आप जानते हैं, इसको पढ़ लेते हम लोग। जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाता है। जहाँ गर्त से भूमिगत जल सतह पर आ जाता है वहाँ मरुद्यान बनते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, लोग इनके आसपास निवास करते हैं, खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। कभी कभी ये मरुद्यान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में टैफिलालेट या टैफिलालेट मरुद्यान ऐसा ही विशाल मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यानी कि जो मरुद्यान होता है, जैसे मान लीजिए हवा चली और जो रेत है वो उड़ करके दूसरे स्थान पर चली गई, तो एक गड्ढा नुमा बन जाता है। फिर उस गड्ढे में आसपास की बालू आ जाती है, रेत आ जाती है, और वो थोड़ा मैदान टाइप का बन जाता है। वहाँ पर ये लोग कृषि करते हैं, थोड़ा बहुत जो भी हो पाता है, और खजूर के पेड़ उगा लेते हैं। जैसे मोरक्को में एक मरुद्यान है टैफिलालेट, वो मतलब 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो यहाँ थोड़ा सा जीवन संभव होता है क्योंकि यहाँ पानी वगैरह भी मिल जाता है। तो ये पूरा का पूरा रहा गर्म रेगिस्तान के बारे में, जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है। ओके, गर्म रेगिस्तान जो है जैसे सहारा मरुस्थल। अब हम लोग बात कर लेते हैं ठंडा रेगिस्तान, जैसे लद्दाख। जो लद्दाख है ये ठंडा रेगिस्तान है, मतलब ये भी रेगिस्तान है, मरुस्थल है, लेकिन यहाँ बर्फ ही बर्फ जमी रहती है, बहुत ठंडा प्रदेश है। लद्दाख शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। ला जिसका अर्थ होता है पर्वतीय दर्रा, और दाख जिसका अर्थ होता है देश, यानी दर्रों का देश, पर्वतीय दर्रों का देश लद्दाख कहलाता है। सबसे ज़्यादा दर्रे पाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेशों में या स्थानों में द्रास लद्दाख में ही स्थित है। ओके, द्रास एक बहुत ठंडा प्रदेश है जो कि कहाँ स्थित है, भारत के लद्दाख में। फिर आगे अब हम लोग पढ़ते हैं ठंडे रेगिस्तान के बारे में। जम्मू एवं कश्मीर के पूरब में, यानी कि ये जो पूरा इलाका है, इसे भारत का मैप बना है, मतलब ये ऊपरी जम्मू कश्मीर वाला इलाका, तो ये जो पूर्वी भाग है ज़्यादातर, ओके, वहीं पर लद्दाख वाला इलाका। तो जम्मू कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। लद्दाख से होकर अनेक नदियाँ निकलती हैं, जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियाँ गहरी घाटियों में महाखड्ड यानी कि गार्ज का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियाँ हैं, जैसे गैंगरी हिमानी, और बहुत सारी हिमानियाँ हैं। ग्लेशियर, ओके, हिमानी मतलब ग्लेशियर है, जहाँ से नदियाँ अक्सर निकलती हैं बर्फ़ जब पिघलती है। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3,000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8,000 मीटर तक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क है। इस ऊंचाई पर वायु की परत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है। रात में तापमान -30 डिग्री सेल्सियस से, मतलब 30 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, -30 डिग्री सेल्सियस। अगर हम देखेंगे दिन में तापमान, तो दिन में ही 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, और रात की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस से -30 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है तापमान। यानी कि आप सोच सकते हैं कि जो सामान्य प्रदेश होता है वहाँ पर अगर 5 डिग्री सेल्सियस है तो कितनी ठंडी होती है, और जब जम्मू कश्मीर में -30 डिग्री हो जाता होगा लद्दाख वाले भाग में, तो क्या हालत होती होगी, कितनी ठंडी पड़ती होगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है। लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही तापमान रहता है जब शीत ऋतु पड़ती है। चूँकि यह हिमालय के वृष्ट छाया क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ वर्षा बहुत कम ही होती है। वृष्ट छाया प्रदेश मतलब
जैसे कोई पर्वत है तो जब वर्षा होगी तो यहीं पर हो जाती है, इसके पीछे वाला जो प्रदेश है वहाँ वर्षा नहीं हो पाती। तो पहाड़ों के जो पीछे वाला क्षेत्र रहता है उसे कहते हैं वृष्ट छाया प्रदेश। ओके, तो लद्दाख जो है उसके दक्षिण में बहुत सारे पर्वत श्रेणियाँ हैं जिस कारण लद्दाख में वर्षा नहीं हो पाती, आगे ही वर्षा हो जाती है, तो वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ जाता है। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत चित्र दिया हुआ है। ये देश है चाइना और इधर आपका पाकिस्तान है, चाइना इधर भी है, फिर तिब्बत है। ओके, हिमाचल प्रदेश ये अपना मतलब प्रदेश है और यहाँ पर बारालाचाला दर्रा है, रोहतांग दर्रा है। ओके, तो इन दर्रों को याद रखिए। गिलगित पाकिस्तान में इस समय है, मतलब पाकिस्तान ने इसको अधिकृत कर लिया है, पीओके में पड़ता है। सियाचिन ग्लेशियर, यहाँ पर एक नदी है श्योक नदी, इंडस नदी, इंडस नदी को ही सिंधु नदी बोलते हैं, श्योक नदी है। और ये है लद्दाख श्रेणी, जोजिला दर्रा है, श्रीनगर है, कारगिल है। कारगिल में अक्सर गोलीबारी होती रहती है, आपने सुना होगा। तो ये जम्मू कश्मीर का चित्र है। ओके, ये देखिए यही वाला चीज़ है पूरा का पूरा लद्दाख, यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी रहती है। फिर है, क्या आप जानते हैं लद्दाख को खापा चान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिमभूमि। चीनी भाषा में आप कह सकते हैं खापा चान कहते हैं। ओके, लद्दाख को, और खापा चान का मतलब होता है हिम भूमि यानी कि बर्फ़ की भूमि। क्या आप जानते हैं चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है, मतलब विलुप्त होने की कगार पर है, एक जीव है एंटीलोप या चीरू बोलते हैं जिसको। इसका शिकार शाहतूत नामक इसके ऊन के लिए होता है जो वजन में हल्का और अत्यधिक गर्म होता है, यानी इससे ऊन प्राप्त किया जाता है, इसीलिए इसका शिकार किया जाता है, लेकिन अब ये लुप्त होने की कगार पर है। फिर आगे कह रहा है कि वर्षा बहुत कम होती है, मुश्किल से 10 सेंटीमीटर वर्षा प्रतिवर्ष हो पाती है लद्दाख में। ओके, यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाली सूर्य ताप का अनुभव करता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठे कि आपके पैर छाया में हो तो आप एक साथ एक ही समय पर उष्माघात एवं तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है, समझ लीजिए, कह रहा कि चूँकि जम्मू कश्मीर यानी लद्दाख वाला जो क्षेत्र है वहाँ काफ़ी ठंडी पड़ती है। मान लीजिए कभी धूप वहाँ पर पड़ी, धूप निकली और आपने अपना जो पैर है यानी कि अपने शरीर का आधा भाग धूप में रखा और आधा भाग ठंडी में रखा, ठंड में रखा, छाया में रखा, तो छाया में इतना ज़्यादा ठंड पड़ती है कि आपके शरीर के दो कंडीशन हो जाएंगे, मतलब उष्माघात भी हो सकता है, तुषारोपघात भी हो सकता है। ओके, आप समझ सकते हैं ना कि ठंडी और गर्मी जब दोनों मिलती है तो बहुत ज़्यादा तेज़, मतलब अच्छा नहीं होता शरीर के लिए। अब ये बीमारी तो मुझे नहीं पता उष्माघात क्या है और तुषाराघात क्या है, लेकिन आपके शरीर के लिए सही नहीं रहेगा। वो यही कह रहा कि एक ही समय पर अगर ऐसा आप करते हैं कि आधा शरीर अपना या पैर अपना जो छाया में है और बाकी का जो आपका बॉडी है वो धूप में है, तो बीमारी आपको हो ही सकती है। प्राणी एवं वनस्पति जाति, वनस्पति जात एवं प्राणी जात मतलब कौन कौन सी वनस्पतियां और कौन कौन से प्राणी वहाँ पर पाए जाते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है, मतलब बहुत कम ही वनस्पति मिलती है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास और झाड़ियाँ मिलती हैं। घाटी में सरपत यानी विलो एवं पॉपुलर के उपवन देखे जाते हैं, पॉपुलर और विलो के पेड़ आपको देखे जा सकते हैं, वहाँ पर मिल सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी और अखरोट जैसे पेड़ भी देखे जा सकते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नज़र आती हैं, जिसमें रॉबिन, रेड स्टॉट, तिब्बती स्नेकॉक, रेवन एवं हूप। ये रेवन एक कौवे को कहते हैं, मतलब कौवा भी होता है काला काला, और ये अक्सर ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है रेवन। ओके, तो ये पाया जाता है। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी भी हैं। लद्दाख के पशुओं में अगर पशुओं की बात करें तो जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक, विशेष प्रकार के कुत्ते पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है।
फिर यहाँ पर है याक के दूध का उपयोग पनीर और मक्खन बनाने के लिए होता है। भेड़ और बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला बिलो पेड़ से ही बनता है। बिलो जो सरपत है पेड़, उसी से सबसे अच्छा क्रिकेट का बल्ला बनाया जाता है। लोगों के बारे में देख लेते हैं, लोगों का रहन सहन कैसा है। क्या आप लद्दाख एवं तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? लद्दाख और तिब्बत और मध्य एशिया के लोगों के बीच समानता पाते हैं। यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या फिर बौद्ध। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोंपा के साथ स्थित है। कुछ प्रसिद्ध मठ हैं जैसे हेमिस, थिकसे, से, लामायुरु, ये बौद्ध मठ हैं। ओके, मतलब जो लद्दाख वाला इलाका है वहाँ पर या तो आपको मुसलमान मिलेंगे या फिर आपको बौद्ध मिलेंगे। ओके, ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम, शलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठान उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। वो केवल घर एवं खेतों में काम ही नहीं करती बल्कि छोटे व्यवसाय एवं दुकानें भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह है। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। सड़क एवं वायुमार्ग द्वारा भलीभांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A, ये याद रखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। ओके, लेह को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाला राजमार्ग कौन है? 1A। क्या आप हिमालय के कुछ अन्य दर्रों के बारे में बता सकते हैं? तो बुर्जिला दर्रा है और बहुत सारे दर्रे हैं। यहाँ पर थिक से मठ दिया हुआ है, देख सकते हैं, ये बौद्ध मठ है। ओके, थोड़ा सा और बचा, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। पारंपरिक वेशभूषा आप देख सकते हैं, लद्दाख में महिलाएं ऐसे ही कपड़े पहनती हैं। क्या आप जानते हैं मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है? मनाली और लेह जम्मू कश्मीर में है, मनाली हिमाचल प्रदेश में। तो ये 4 राजमार्ग से, ये राजमार्ग जो है 4 दर्रों से गुजरता है। रोहतांग, बारालाचा ला और लुनगा लाचा ला, टंग लंग ला मतलब होता है दर्रा। ओके, तो ये 4 दर्रों के नाम दिया है, इन्हीं से गुजरता है मनाली लेह राजमार्ग। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुला रहता है और जब बर्फ़ को मार्ग से हटा दिया जाता है। यानी ठंडी में, चूँकि इन मार्गों पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिर जाती है, बर्फ़ जम जाती है, इसलिए इन मार्गों को बंद कर दिया जाता है। ये देखिए बारालाचा दर्रा दिया हुआ है। दर्रा मतलब क्या होता है? 2 पहाड़ों के बीच एक थोड़ा बहुत स्थान है जाने आने का, तो उसे ही दर्रा बोलते हैं। तो ठंडी में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी हो जाती है जिसके कारण रास्ते बंद हो जाते हैं। गर्मी में बर्फ़ को हटाई जाती है, फिर आवागमन शुरू होता है। यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गोपा दर्शन, घास के मैदान, हिमनदों की सैर, उत्सवों अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जीवन में परिवर्तन आ गया है। और 1 मिनट, परिवर्तन आ गया है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय में संतुलन करना सीख लिया है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण यह आवश्यकता अनुसार मितव्ययिता से ही इनका उपयोग करते हैं, कुछ भी व्यर्थ नहीं करते। मतलब अब चूँकि वहाँ उतने संसाधन है नहीं, कृषि वगैरह उतना हो नहीं पाती, तो बहुत ही मितव्ययिता, बहुत कम ही खर्चों में अपना खर्च चलाते हैं, भविष्य के लिए बचा कर रखते हैं। तो ये आपका जो चैप्टर था ये भी कंप्लीट हो गया। लास्ट चैप्टर था इस क्लास का, क्लास 7 का लास्ट चैप्टर था और ये बुक आपकी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अब हम लोग मिलेंगे क्लास 8 के बुक के साथ। ओके, 8 यानी कक्षा 8 की किताब अब हम लोग पढ़ेंगे।